आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। आपके साथ हूं मैं समरीन सिद्दीकी और सबसे पहले नजर डालते हैं 20 अहम खबरों पर। नई दिल्ली में वीर बाल दिवस पर मुनक्किद तकरीब में पीएम मोदी की शिरकत। सिख गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत पर मनाया जाता है ये दिन। 9 जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने दी थी बाल दिवस मनाने की शुरुआत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, शुजाअत के मुजाहरे के वक्त कम उम्री अहमियत नहीं रखती। मुल्क बहादुर साहिबजादों की मिसाल कुर्बानी को याद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे अजदाद आला तरीन कुर्बानी पेश कर चुके हैं। हमें करना होगा अपनी विरासत का एहतराम। आने वाली नस्लों को तारीख से वाकिफ कराना है जरूरी। मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत से मंसूब वीर बाल दिवस के मौके पर मुनक्किद तकरीब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादों को पेश किया खराज अक़ीदत। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत की सभी डिवीजन और जिला सतह पर बहादुर बच्चों का एहतराम किया जाना चाहिए और सिख गुरुओं से मंसूब मकामात की निशानदही करते हुए उन्हें दिया जाएगा फरोग। प्रयागराज के श्रृंगेरपुर में हिंद देवंशी समाज के चौथे कौमी इजलास में काबीना वजीर नंद गोपाल नंदी ने कहा कि मरकजी रियासत की हुकूमत सबके साथ सबका विकास के तहत कर रही है काम। और समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू मजहब को लेकर फिर दिया मुतनाज़ बयान। कहा, हिंदू मजहब नहीं धोखा है। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू मजहब नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मरकजी वजीर नित्यानंद राय की पलटवार। कहा कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर अपोजिशन इत्तेहाद की कोई भी लीडर, वो मजहब का मतलब नहीं समझते। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी में खेल को भी बनाया गया है अहम मौजू। उत्तर प्रदेश में जारी होगी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन एक साफ तवानाई होने के सबब नीट जीरो के लिए हदफ को हासिल करने की तैयारी कर रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के कसीर मंजिला इमारतों में लगने वाली लिफ्ट और एक्सलेटर में तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कानून बनाने के लिए दिए अहकाम। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने शहरी मनसूबाबंदी महकमे के साथ की मीटिंग। सीएम ने कहा कि मजहबी शहरों में नामवर मंदिरों के आसपास ना बने कसीर मंजिला इमारत। रुकन पार्लियामेंट स्मृति ईरानी के कल से अमेठी के सह रोजा दौरे पर। इस दौरान वो 474 मजदूरों को मसनूई मुआविल आलात देंगी। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य का वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। आज डिप्टी सीएम सफाई मुहिम प्रोग्राम में शिरकत के अलावा हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन भी करेंगे। समाजवादी पार्टी लीडर और रुकन पार्लियामेंट डिंपल यादव ने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान तकरीब में शिरकत की दावत मिली तो वो तकरीब में शामिल होंगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान से कब्र राम की पैड़ी के अहाते में समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शफीक अरहान बर्क ने दिया मुतनाज़ बयान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान से कब्र राम की पैड़ी अहाते में लेजर लाइट एंड साउंड शो का किया जा रहा है मुजाहिरा। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा के पांचूर के गेमराज में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बहरे हिंद में समुद्री सलाहियत में इजाफे के लिए जंगी जहाज INS इम्फाल को बहरिया में किया गया शामिल।
भारत का इकलौता सोलर मिशन आदित्य L1 अपने सफर के सबसे मुश्किल मरहले में पहुंचा। हेलो ऑर्बिट में एंटर करने का काउंटडाउन शुरू। और अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में मुनक्किद वीर बाल दिवस तकरीब में शिरकत की। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के बेटों बाबा साहब जादों और बाबा फतेह सिंह जी के यौम शहादत के तौर पर मनाया जाता है। गुज़िश्ता साल जनवरी में जनाब गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व वाले दिन वजीर आजम ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। हुकूमत शहरियों और खास तौर पर छोटे बच्चों व साहिबजादों के काबिल तकलीद बहादुरी की कहानी को बताने और उन्हें तालीम याफ्ता बनाने के लिए पूरे मुल्क में तकरीबात का इनेकाद कर रही है। भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ाई दिन के है, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू ना छाड़े खेत। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मजहब के तहफ्फुज के लिए साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत से मंसूब वीर बाल दिवस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सिख समाज के गुरुओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी कुर्बानी और शहादत के सबब आज सनातन मजहब जिंदा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में कहा कि वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की कुर्बानी को सदा सलाम। साहिबजादों की मुकद्दस कुर्बानी तवील अरसे तक वतन और मजहब के तहफ्फुज के लिए हम सभी को तरगीब देती रहेगी। इस प्रोग्राम में रियासत के बीजेपी सदर भूपेंद्र चौधरी और राज्यसभा रुकन दिनेश शर्मा समेत कई शख्सियात मौजूद रहीं। स्कूली बच्चों के सामने इतिहास आना ही चाहिए। साहिबजादा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का, जिससे वर्तमान पीढ़ी देश और धर्म के लिए अपने आप को सदैव तैयार रहते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन करने के लिए सदैव अपने आप को तैयार कर सके। और इस मामले में बार बार इस बात को कहता हूं, महाभारत के युद्ध में वीर अभिमन्यु की उम्र क्या थी? मात्र 16 वर्ष। और उसकी उम्र क्या थी? जब भगवान राम ने ताड़का का वध किया था तो भगवान राम की उम्र क्या थी? भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तब कृष्ण की उम्र क्या थी? ध्रुव क्या उम्र थी? यानी एक लंबा इतिहास है। और वीर बाल दिवस के अवसर पर उन वीर बालकों को जो असाधारण कार्य कर रहे हैं और बच्चों को इस अवसर पर हमें सम्मानित करने की एक नई परंपरा को आगे बढ़ा करके वीर साहबजादों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका पुण्य स्मरण करना चाहिए। प्रयागराज के श्रृंगवीरपुर में आज कुल हिंद देवांशी समाज की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस और शादी तारुफ प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में काबीना वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने खिताब करते हुए कहा कि आज मरकज और रियासत की हुकूमत सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है, जिससे समाज के हर तबके की तरक्की हो रही है। इसके तहत देवांशी समाज की भी तरक्की हो रही है। वजीर आजम जी का सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयाग सिर्फ नारा नहीं बल्कि ये
हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा कि श्रृंगवेरपुर की सरजमीन की मजहबी अहमियत है, साथ ही इसके कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत के जरिए तजवीज लाकर कोशिशें भी की जा रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे, इसके लिए उन्होंने काम किया है। और हमारे समाज के लोग इतनी बड़ी संख्या में ऑल इंडिया का अधिवेशन, ये लोग यहाँ पर आए हैं। मैं प्रयागराज की धरती पर इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक सुर में एक साथ हाथ उठा करके सभी ने मोदी जी को समर्थन किया है और पुनः तीसरी बार हैट्रिक लगा करके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो अब की बार 400 पार का नारा है उसको सिद्ध करने। आइए अब देखते हैं अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी खबरें। कदीम और रूहानी शहर अयोध्या का तनाज़ात से भी वास्ता रहा है। बरसों से चली आ रही तहरीक को यहाँ के सहाफियों ने भी अपनी आंखों से देखा है। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वक्त के जो समाचार पत्रों के पत्रकार थे, उन्होंने अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ इस विवाद को सुर्खियों में रखा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रानी जी। किस तरीके का वातावरण था उस वक्त अयोध्या में? उस समय श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति नाम की एक संस्था हिंदुओं की ओर से सक्रिय हुई, जिसके उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे महंत नृत्य गोपाल दास। जन्मभूमि स्थान पर ताला लगा हुआ था और उस ताले को खोलने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ। आज जो राम की पैड़ी है, जो जहां पर जल प्रवाहित हो रहा है, उस समय वो समतल स्थान था और वहां पर एक बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई। सारे मीडिया के लोग आए, सारी जनता आई और इतनी जनता आई कि सारे मीडिया के लोग ये समझ नहीं पा रहे थे उस संख्या का लिखा क्या जाए। तो उस समय एक अखबार ने लिखा कि अपार जन समुद्र एकत्र हुआ और उस समय एक माहौल खड़ा किया गया और उसके बाद से जो जन्मभूमि के पक्ष में एक विवरण खड़ा हुआ, तो मैं समझता हूं कि तब से आज उसकी परिणति नजर आ रही है। श्री राम जय 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 सीताराम। योगी सरकार की जब ये मंशा उनकी बनी, तभी अयोध्या को इन्होंने पहले तो इसका नाम बदला। पहले फैजाबाद ही फैजाबाद था, अयोध्या को तो कोई तहसील का दर्जा नहीं मिला था। पहले इसको जिला मुख्यालय बनाया, उसके बाद कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया, फिर जितने भी इसके संस्थान हैं उनके सब का नाम फैजाबाद से हटा के अयोध्या किया। आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो इसकी नींव रखा था गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे। उन्होंने सबसे पहला आंदोलन शुरू किया, जिसमें राम जन्मभूमि का जो स्थल था, जब वो रामलला प्रकट हुए थे, उसके बाद से वहां ताला लगा हुआ था। तो ताला खोलने का एक आंदोलन शुरू हुआ और उसमें नारा दिया गया कि आगे बढ़ो, जोर से बोलो, राम जन्मभूमि का ताला खोलो। ये अलग बात है कि एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस ताले को खोला गया और फिर रामलला के दर्शन करना सुलभ हुआ था। इसके बाद में फिर लगातार विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया और आज आपके सामने यह दृश्य उपस्थित है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है और राम मंदिर का निर्माण अंतिम दौर में है। भविष्य राममय होगा, राम के आदर्शों पर होगा, राम के पथ पर लोग चलेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ मेरे साथ आशुतोष शुक्ला, वीडी न्यूज अयोध्या। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठान की तारीख से कबल अयोध्या हर पल हर दिन बदल रही है। राम की पैड़ी का नजारा देखकर आप बता नहीं सकते कि ये वही अयोध्या है जो पहले कभी तरक्कियात से कोसों दूर था, पर आज अयोध्या पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर बनता जा रहा है।
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग। बदलती हुई अयोध्या के राम की पैड़ी पर आप पीछे का नजारा देख सकते हैं कि किस तरीके से अयोध्या बदली है। हर एक घाट बदल रहा है। इसकी सुंदरता से आप आकलन कर सकते हैं कि शाम का समय है, लेकिन इसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि म्यूजिक जो फाउंटेन है वो चल रहे हैं। सरयू नदी बगल में कल कल करके बह रही है और जो मंदिर है पीछे उस पर इस तरीके से लाइटिंग की गई है कि उसका नज़ारा देखते ही बनता है ये बदली हुई अयोध्या है। ये 22 जनवरी का इंतजार कर रही है अयोध्या। और अब अयोध्या की पहचान सिर्फ धार्मिक शहर के रूप में नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक शहर के रूप में नहीं, अयोध्या की जो पहचान है अंतरराष्ट्रीय वैदिक सिटी के रूप में, अंतरराष्ट्रीय वैदिक शहर के रूप में धीरे धीरे होती जा रही है। और ये जो नज़ारे हैं ये अपने आप में बताते हैं कि हिंदुस्तान जो बदल रहा है, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े शहर है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक शहर हैं, हम चाहे काशी की बात करें, हम चाहे मथुरा की बात करें, अयोध्या की बात करें, ये शहर अपने आप में बदल रहे हैं। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव, और इस बदलाव के पीछे जहाँ एक तरफ धर्म है, आस्था है, तो यह अर्थव्यवस्था भी है, वहाँ टूरिज्म भी है। राम भक्त जब 22 जनवरी के बाद लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी बन जाएगा। और यही बदलाव हिंदुस्तान को 2047 का विकसित राष्ट्र, विकसित भारत की तरफ ले जाएगा। अपने सहयोगी राम बाजवे के साथ संतोष चौधरी, अयोध्या। आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी कुछ खबरों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज लखनऊ के पारा हल्के में पहुंची, जहां बड़ी तादाद में लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन का खैर मकदम किया। इस मौके पर लोगों को हुकूमत की स्कीमों के मामूलात फराहम की गईं और मुख्तलिफ स्कीमों के लिए अहल लोगों की दरख्वास्त जमा कराई गई। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तेफादा करने वाले लोगों ने अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाई। मुझे प्रधानमंत्री योजना आवास मिला है। मेरा घर टूटा फटा था और रहने की दिक्कत थी, अब मेरा घर पक्का बन गया है। मेरी सारी समस्या लगभग दूर हो चुकी हैं। मुझे राशन भी मिल रहा है और मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं वो सब मुझे मिल रही हैं। इस सरकार से मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और मेरी सारी समस्या लगभग दूर हो चुकी हैं और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ मोदी सरकार रहे। हम पहले करकट में रहते थे, अब जब से मिला है हमको मकान तब से हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। हमको राशन भी मिलता है, अब हम लोग खुशहाल से रहते हैं। मरकजी वजीर और रियासती हुकूमत के जरिए चलाई जा रही स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम करने और इन स्कीमों का फ़ायदा किस तरह उठाया जाए, इसके बारे में लोगों को बेदार करने के लिए पूरी रियासत में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें LED से आरास्ता गाड़ी के जरिए लोगों को बेदार किया जा रहा है। ये 4 व्हीलर गाड़ी इतवार को सीतापुर जिला हेडक्वार्टर पहुंची, जहां शहर के मसरूफ और अहम रास्तों पर गाड़ी में लगी स्क्रीन के जरिए लोगों को तफसील से मालूमात फराहम कराई गई। इस मौके पर वजीर मुमलिकत बराए शहरी तरक्कियात राकेश राठौर गुरु ने तशहीर गाड़ी की अफादियत की सताइश करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत में मफाद आमा की स्कीमों का फायदा सभी को बिला तफरीक मिल रहा है। मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है, जो बनाए हैं बना लिया है। अब कहने का मतलब जो है, जब से आवास बनाया है तब से हमको बहुत आराम है। मोदी जी और योगी जी का कोटि कोटि धन्यवाद, उनके प्रार्थना है और आगे चल के भी मोदी जी योगी जी की सरकार बनाएंगे। एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हमारे 47 साल के जीवन में आए हैं कि जिन्होंने हम जैसे गरीबों की इस दर्द को समझा कि जिनके सर पर छत भी नहीं है और उनको कम से कम छत का जो सुख मिला है। मेरे पास परिवार है, गरीब आदमी हूँ, कमाने वाला मैं अकेला हूँ, 4-5 लोगों का परिवार है, माता पिता हैं, और अब हम अपना पेट चलाएं या मकान बनाएं। जीवन हमारा मकान बनाने में ही बीत जाता। 47 साल की उम्र हो गई, मकान बनने से पहले ही हमारा देहांत हो जाता और मकान हमारा फिर भी नहीं निर्मित हो पाता। और हम इस चीज़ को धन्यवाद देते हैं मोदी जी के प्रशासन का और उनके सिस्टम का, क्योंकि जिन्होंने पूर्ण रूप से हम लोगों की मदद की। मेरा माटी मेरा देश
और संकल्प यात्रा जो चल रही है, विकसित संकल्प यात्रा जो चल रही है, इसके माध्यम से जो हमारे लोग वंचित रह गए हैं, कुछ लोग अभी योजना का लाभ नहीं पाए हैं, तो इस ईडी के माध्यम से, वैन के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। जो 10 साल की योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो लक्ष्य था, जो एजेंडा था, उस पर हम लोग खरा उतरे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री खरा उतरे हैं। और जैसे कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास, तो सबका ध्यान में रख के जो योजना आती है धरातल पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, मंत्री सब मिलके और सहयोगी अधिकारी मिलके सबको लगाया जाता है, तो सब लोग धरातल पे लगते हैं। लखनऊ के कैसरबाग के सलेमपुर हाउस में 4 दिनों से चल रहे बेगम फेस्टिवल का गुज़िश्ता रोज इख्तिताम हो गया। अंदाज़े लखनऊ थीम वाले लखनऊ की सकाफत को वक्फ इस फेस्टिवल में तहजीब, खाने पीने, आर्किटेक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर शहर के खूबसूरती में 4 चांद लगाती गोमती नदी तक की बातें हुईं। कव्वाली, मुशायरा और बच्चों के मुकाबले भी फेस्टिवल का हिस्सा बने। साथ ही समाजी खिदमत के शोबे में अहम किरदार निभाने वाले 5 शख्सियात सुमन रावत, वर्षा वर्मा, विशाल सिंह फूडमैन, वफा अब्बास और इमदाद इमाम को उनके काबिल ज़िक्र खिदमात के लिए एजाज से भी नवाजा गया। 5 लेडीज़ को ट्रिब्यूट दिया था, इसकी वजह से इसका नाम बेगम रखा। फिर हर साल हम इसको अलग अलग थीम्स पे करते हैं। इस साल हमारी थीम अंदाज़े लखनऊ है और उसी के तहत हमने ये 4 दिन का प्रोग्राम किया है। उसमें अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे गुफ्तगू हुई है। बेसिकली लखनऊ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, जो मेल जोल की जो एक संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए सारे टॉक्स भी थी और सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी थे, जिसमें बैतबाजी है, कव्वाली है और सुशील सीतापुरी गोमती के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसको हमने फेलिसिटेट किया है। कमर रहमान साहिबा का साइंस के शोबे में वो था, टॉक थी। रोशन तकी हिस्टोरियन जो हैं उन्होंने अदब ज़बान पे, और अनिल शुक्ला जी ने उस पर गुफ्तगू की थी। बाराबंकी जिले के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 12वां सबसे जूनियर एंड 9 रियासती सतही तीरंदाजी मुकाबले का गुज़िश्ता रोज आगाज हुआ। उत्तर प्रदेश तीरंदाजी एसोसिएशन के सदर अवनीश अवस्थी ने तीर चलाकर मुकाबले का आगाज किया। उत्तर प्रदेश तीरंदाजी एसोसिएशन के जरिए मुनक़िद इस 6 रोज़ा तीरंदाजी मुकाबले में उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क से 300 से ज़ायद तीरंदाजी बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान यूपी तीरंदाजी एसोसिएशन के रियासती सदर अवनीश अवस्थी के तीरंदाजी बच्चों को हदफ मुकर्रर करके बेहतर मुजाहरा करने की तरगीब भी दी। उन्होंने कहा कि तीरंदाजी को लेकर मुल्क में नुमायां तौर पर काम हो रहे हैं। तीरंदाजी के शोबे में भारत दुनिया में दूसरे मकाम पर है। आपको मालूम है कि आर्चरी वर्ल्ड में इंडिया नंबर 2-3 पोजीशन पे आई है। अभी एशियन गेम्स में आर्चरी ने बहुत सबसे ज़्यादा मेडल्स दिए। एशियन के पैरा गेम्स में शीतल जो हमारी आर्चर है जम्मू कश्मीर की, उसने गोल्ड मेडल पाए। हम पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोग ने खुद चाइना में जाकर आर्चरी को देखा, वहाँ पैरा आर्चरी को। तो आर्चरी एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत संभावना है, इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। गोंडा हेडक्वार्टर के अदम गोंडवी मैदान में आंझानी दीप नारायण पांडे मेमोरियल रियासती सतही सीनियर ख्वातीन क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने किया। इस टूर्नामेंट में गोंडा, आगरा, सहारनपुर, लखनऊ रेड, उन्नाव, गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ ब्लू और बहराइच की टीमें हिस्सा ले रही हैं। चेयरमैन ख्वातीन क्रिकेट टूर्नामेंट इशरत महमूद खान ने बताया कि रियासती सतही सीनियर ख्वातीन क्रिकेट टूर्नामेंट जो PSC से मंजूर शुदा है, इसमें रियासत की 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। वहीं जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने बताया कि ये ख्वातीन खुद कफील बनाने की सिमत में एक अच्छा कदम है। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट है सीनियर का, स्टेट लेवल का, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और UPCA से ये परमिशन है इसको। इसमें देवरिया, बहराइच, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, सहारनपुर, मुरादाबाद भी है, मुरादाबाद है, अच्छा मुरादाबाद नहीं, उन्नाव ये टीमें हैं।
बहुत अच्छी पहल है कि एक महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया हुआ कदम है। 7 डे टूर्नामेंट महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है अदमगोंडवी मैदान में, और खेल की इस भावना के साथ में आत्मविश्वास जागृति का एक कार्य है। अंतर जनपदीय टीम्स यहाँ पर आई हुई हैं। आज बहराइच और देवरिया की टीम के बीच में मैच हो रहा है, और मिशन शक्ति और जो बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं महिला सशक्तिकरण के, उनसे मैं इनको इस तरह के आयोजनों को जोड़कर देखना चाहती हूँ, और डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो आज यहाँ पर हम लोग आए। जिला अलीगढ़ में एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जिसके माहौल को देखकर आप गुरुकुल का तस्वर करने लगेंगे। यहाँ का रहन सहन अलग है, मगर यहाँ दोहे और गीता के श्लोक गूंजते हैं। इख्तदार की तालीम दी जाती है, अजीम शख्सियात की जिंदगी के बारे में बताया जाता है। इसकी वजह से ही कंपोजिट स्कूल क्वांड्रा खास हो गया है। प्रिंसिपल ताराचंद्र ने 8 वर्षों की मेहनत जो है वो उनकी रंग लाई है। बच्चों को तहजीब सिखाने के लिए उन्होंने अकेले ही इसका आगाज किया, लेकिन बाद में उन्होंने दीगर असातिज़ा और गांव वालों का ताउन भी मिला। जिस स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के कभी सरपरस्त कतराते थे, आज उसमें बच्चों की तादाद 350 हो गई है। वहीं बीएसए का कहना है कि बच्चे संस्कृत के श्लोक, दोहे और अजीम शख्सियात की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर मजहब और मुल्क के लिए जिम्मेदार शहरी बनेंगे। साथ विषयगत जानकारी भी बहुत अच्छे तरीके से दी जा रही है। निसंदेह उनका यह प्रयास बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी नैतिक शिक्षा के लिए, उनकी एक भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, परंपरा को परिचित कराने में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी। शिक्षा के साथ साथ हम बच्चों में भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत ही जागरूकता हम करा रहे हैं। जैसे प्रार्थना के समय में हम बच्चों को श्लोक और दोहा ये बुलवाते हैं, और कक्षाओं में भी दोहाओं के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है। जो एक हमारी संस्कृति है, मूल संस्कृति जिसको कह ले, एटिकेट्स, मैनर्स जो है, ये कहीं मतलब विलुप्त होता जा रहा है। तो इसका एक ही तरीका है, या तो हम बच्चों को मतलब डेली अपने श्लोकों के द्वारा, हमारे जो दोहे हैं इनके द्वारा, महापुरुषों की जीवनी के बारे में अगर हम उन्हें बताते हैं तो बच्चे इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे, टाइम लगता है लेकिन हाँ धीरे धीरे उसको अपने जीवन में भी लागू करने की कोशिश करते हैं। मेरे स्कूल में सुबह प्रेयर में दोहे और श्लोक सुनाए जाते हैं, मुझको बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल में दोहे, कविता, श्लोक आदि सुनाए जाते हैं, जिनसे हम संस्कृत की भाषाएं सीख सकते हैं। यौम पैदाइश के मौके पर डीएवी कॉलेज में 108 कुंडिया महायज्ञ और कौमी मजहबी तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मजहबी रहनुमा समेत वेदों का इल्म रखने वाले मुख्तलिफ हस्तियों ने भी तकरीब में शिरकत की। इस दौरान बच्चों के जरिए वैदिक मंत्रों की पेशकश की गई। इस मौके पर एजाजी तकरीब भी मुनक्किद हुई। प्रोग्राम के मुंतजिम डीएवी कॉलेज के मैनेजर मनमोहन तिवारी ने बताया कि हर साल की तरह आज ये तकरीब मुनक्किद की गई है और पूरे साल ये कौम मजहबी कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी। कॉलेज लखनऊ के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 108 कुंडी यज्ञ आज संपन्न हुआ, जिसमें हमारे सभी छात्रों ने, स्टाफ के लोगों ने और आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये समारोह पूरे वर्ष चलेगा, जिसमें कि हम हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। इसका उद्देश्य केवल यही है, ये आज जो कार्यक्रम हुआ है, इसका उद्देश्य केवल यही है कि वेदों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा ही हमारा कल्याण हो सकता है। कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते मुमकिन खतरे से मुहतात रहने की जरूरत है। लखनऊ के माहिर इमराज इत्फाल डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि सर्दी के मौसम में और कोविड के मुमकिन चैलेंजों से निपटने के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाकर हमें रहना होगा। बच्चों को ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे ले जाने से बचना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिनों तक बुखार न उतरने की सूरत हाल में जांच करवाना जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। शब खैर।